Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is 2023 शस्त्रा रामानुजन प्राइज। तो हम जानेंगे 2023 का शस्त्रा रामानुजन प्राइज के बारे में, किनको दिया गया, फिर ये प्राइज है क्या। Ruxiang Zhang, an assistant professor at the University of California, Berkeley, USA, will receive the 2023 Shastra Ramanujan Prize for his exceptional contribution to mathematics. तो जो आपका रुजियांग जैंग है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली यूएसए के, उनको दिया जा रहा है 2023 का शस्त्रा रामानुजन प्राइज उनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए मैथमेटिक्स के लिए। तो किस स्ट्रीम के लिए दिया गया है, तो मैथमेटिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर जैंग के वर्क की अगर हम बात करें तो उनका जो वर्क है वो फैला हुआ है बहुत सारे एरियाज में मैथमेटिक्स का, जिसमें कि एनालिटिक नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटर, यूक्लिडियन हार्मोनिक एनालिसिस और ज्योमेट्री सब है। इस प्राइज के बारे में हम जान ले। द शस्त्रा रामानुजन प्राइज established in 2005 is presented annually by Shastra University in Tamil Nadu on Ramanujan birth anniversary December 22nd at its center Kumbakonam, the hometown of the renowned mathematician Srinivas Ramanujan। जो शस्त्रा रामानुजन प्राइज है इसको स्टैब्लिश किया गया था 2005 में। यह दिया जाता है प्रत्येक साल शस्त्रा यूनिवर्सिटी जो है तमिलनाडु में, उनके द्वारा रामानुजन के बर्थ एनिवर्सरी के दौरान दिसंबर 22 को। जो आपका सेंटर है कुंभाकोनम, होम टाउन, जो कि रिनोन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन का, वहां पर यह दिया जाता है। It recognized mathematician under 32 years old who work in areas influenced by Srinivas Ramanujan in honor of his remarkable accomplishment within that age। और ये रिकॉग्नाइज करता है मैथमेटिशियन को जिनका एज 30 वर्ष से कम है, उनके वर्क के लिए जिसका प्रभाव जो है श्रीनिवास रामानुजन के वर्क पर अगर दिखता है और उनके याद में अकम्पलिशमेंट को देखते हुए। The prize include $10,000 cash award and a citation and it has gained international recognition. Previous recipient include मंजुल भार्गव एंड अक्षय वेंकटेश। ये जो प्राइज है इसमें $10,000 कैश अवार्ड होता है और सिटेशन दिया जाता है और इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी प्राप्त है। इसके पहले जो था ये प्राइज दिया गया था मंजुल भार्गव और अक्षय वेंकटेश को, तो इसके पहले किसको मिला था और 2022 में, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिंक बॉल वर्म। तो हम जानेंगे पिंक बॉल वर्म के बारे में। पिंक बॉल वर्म इज काउजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू कॉटन फील्ड इन नॉर्थर्न राजस्थान, हरियाणा एंड साउथ वेस्ट पंजाब, विद द इन्फेस्टेशन बीइंग मोर वाइड स्प्रेड एंड सीरियस देन बिफोर। जो पिंक बॉल वर्म है इसका जो सिग्निफिकेंट डैमेज है कॉटन फील्ड के लिए नॉर्थर्न राजस्थान, हरियाणा और साउथ वेस्टर्न पंजाब में, ये काफी ज्यादा बढ़ गया है। जो इन्फेस्टेशन है वो बहुत जल्दी फैल रहा है और इसका सीरियस परिणाम देखा जा रहा है। फार्मर्स हैव बीन यूजिंग बीटी कॉटन सीड विच हैव लॉस्ट देयर इफेक्टिवनेस अगेंस्ट द पिंक बॉल वर्म। जो फार्मर्स है वो उपयोग कर रहा है बीटी कॉटन सीड का, जिसने लॉस्ट कर दिया है अपने इफेक्टिवनेस को पिंक बॉल वर्म के खिलाफ। The situation had led to a drastic reduction in cotton yield, making it financially unviable for many farmers। और ये सिचुएशन जो है इसके कारण काफी ज्यादा कमी आई है कॉटन के यील्ड पे, जिसके कारण फाइनेंशियली ये अनवायबल बन गया है बहुत सारे फार्मर्स के लिए। The pink bollworm Pactinophora gossypiala is an insect that is a pest in cotton farming. It is native to Asia but has become an invasive species in most cotton growing countries around the world. It is considered possible the most destructive pest on cotton worldwide। जो पिंक बॉल वर्म है जिसको कि हम पैक्टिनोफोरा गोसिपेला के नाम से भी जानते हैं, ये एक इंसेक्ट है जो कि एक पेस्ट है कॉटन फार्मिंग के लिए। ये नेटिव आपका एशिया में ही पाया जाता है, लेकिन अब ये इन्वेसिव स्पीसीज बन चुका है ज्यादातर कॉटन ग्रोइंग कंट्रीज के लिए पूरे विश्व में। इसको माना जाता है कि ये जो है पॉसिबली सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है कॉटन के लिए पूरे विश्व में। यहाँ पे आप कॉटन से रिलेटेड कुछ फैक्ट को जान सकते हैं और ये मैप आपको बता रहा है जो रिप्रेजेंटेशन पर्पज के लिए कि कौन कौन सा स्टेट जो है जहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है। तो जो कॉटन है आपका वो खरीफ क्रॉप है। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो 21 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो आइडियल है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए और मिनिमम 180 फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए। रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। नियरली 65% कॉटन क्रॉप एरिया जो है वो रेनफेड है। स्टेट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कॉटन ग्रो होता है गुजरात में, देन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, देन राजस्थान। ये आपको इसी तरीके से सिंक्रोनाइज ऑर्डर में याद होना चाहिए, अगर अरेंज करने आ जाए तो आप कर पाओ। तो सबसे ज्यादा गुजरात में, देन महाराष्ट्र, देन तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश, देन राजस्थान। इंडिया की अगर हम पोजीशन की बात करें तो भारत का पोजीशन सेकंड है। चाइना लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है, उसके बाद भारत है। कैस टाइप का सॉइल जो है वो आइडियल है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल जो है जिसका हाई वाटर रिटेंशन है वो आइडियल है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। जो स्पीसीज है कॉटन का, जैसे कि आपका 4 टाइप का है जो कि ग्रो किया जाता है। एशियन कॉटन हो गया, इजिप्शियन कॉटन हो गया, अमेरिकन कॉटन हो गया, ये सब उसके टाइप है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉटन बेल्ट है पूरे विश्व का, तो कौन कौन सा कॉटन बेल्ट है वहां पे इस मैप में आपको दिखाया गया है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IGMS 2.0 पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल। पीआईबी के लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे हम इसके बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस DAPRG, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पर्सन launched IGMS 2.0 पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल एंड ऑटोमेटेड एनालिसिस इन 3 डैशबोर्ड पोर्टल। जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन है, उन्होंने लॉन्च किया है IGMS 2.0 पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल को और ऑटोमेटेड एनालिसिस को 3 डैशबोर्ड पोर्टल के लिए। ये आपका इंटेलिजेंस ग्रीवेंस मॉनिटर सिस्टम IGMS 2.0 है क्या? IGMS is an artificial intelligence driven grievance monitoring system. It aims to enhance the efficacy of the public grievance redressal process. जो आपका इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसका मकसद है कि इनहेंस किया जाए जो एफिशिएंसी है पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस का, उसको इनहेंस किया जाए। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की अगर हम बात करें तो जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस है DARP, वो कोलैबोरेशन किया है IIT कानपुर के साथ। इसके लिए की हाईलाइट इसका क्या है, तो अपग्रेड DARP CPGRM पोर्टल विथ ऑल AI कैपेबिलिटी, कि अपग्रेड किया जाए जो आपका DARP CPGRM पोर्टल है उसको AI कैपेबिलिटी के साथ। ऑब्जेक्टिव इसकी क्या है, टू प्रोवाइड इंस्टेंट टेबुलर एनालिसिस ऑफ ग्रीवेंस फील्ड एंड डिस्पोज ऑफ, ऑफर स्टेट वाइज एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रीवेंस फील्ड डाटा, ऑफर मिनिस्ट्री वाइज डाटा, इनहेंस ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस विद AI कैपेबिलिटी, कि प्रोवाइड किया जाए इंस्टेंट टेबुलर एनालिसिस को ग्रीवेंस फील्ड और डिस्पोज ऑफ के लिए, ऑफर किया जाए स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रीवेंस फील्ड डाटा को, ऑफर किया जाए मिनिस्ट्री वाइज डाटा को और इनहेंस किया जाए ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस को AI कैपेबिलिटी के साथ। CPGRM के बारे में हम जान ले तो CPGRM इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल 24/7 फॉर सिटीजन टू लॉन्च ग्रीवेंस रिलेटेड टू सर्विस डिलीवरी। जो आपका CPGRM है, ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि अवेलेबल है 24/7 के लिए सिटीजन के लिए, कि वो लोड कर सकते हैं अपने ग्रीवेंस को जो कि सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड है। इट कनेक्ट ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन स्टेट एंड ऑफर रोल बेस्ड एक्सेस। Citizen can track grievance status using a unique registration ID and use the appeal facility if not satisfied with the resolution or the grievance officer. और ये कनेक्ट करता है सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट का, और ऑफर करता है रोल बेस्ड एक्सेस को। सिटीजन जो है वो ट्रैक कर सकते हैं ग्रीवेंस के स्टेटस को उपयोग करके यूनिक रजिस्ट्रेशन ID का, और उपयोग कर सकते हैं अपील फैसिलिटी का अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं रिजोल्यूशन से ग्रीवेंस ऑफिसर के। तो close to 20 lakh grievances are received annually on the CPGRM portal, और 20 लाख ग्रीवेंसेस जो है वो क्लोज हो चुके हैं जो रिसीव हुए थे एनुअली CPGRM पोर्टल पे। CPGRM इज नाउ अवेलेबल इन 22 शेड्यूल लैंग्वेज, और ये जो है आपका अवेलेबल है 22 शेड्यूल लैंग्वेज में भी। स्पेशल कैंपेन 3.0 जो है इसका, दिस कैंपेन हैज मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्लियरिंग ऑफिस स्पेस एंड प्रमोटिंग द ऑफिस वर्क कल्चर। जो आपका स्पेशल कैंपेन 3.0 है, ये कैंपेन ने सिग्निफिकेंट प्रभाव डाला है, क्लियर किया ऑफिस स्पेस को और प्रमोट किया ऑफिस वर्क कल्चर को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसरो लोगो इम्प्रिंट शो लूनर सॉइल लंपी। जो इसरो लोगो इम्प्रिंट शो है ये दर्शा रहा है कि लूनर का जो सॉइल है वो लंपी है। तो जानेंगे इसके बारे में और फिर क्या फीचर है लूनर सॉइल का, इसको भी हम समझेंगे। Chandrayaan 3 rover Pragyan, which had the Indian national emblem and the ISRO logo on its radar wheel, has been unable to leave a clear imprint of this symbol on the lunar soil. जो चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान है, जो कि इंडिया का नेशनल एम्ब्लेम और इसरो का लोगो अपने रियर व्हील पे लगाए हुए था, वो नहीं अच्छी तरीके से क्लियर इम्प्रिंट कर पाया इस सिंबल को लूनर सॉइल पे। This inability to imprint this symbol has provided new insight into the properties of lunar soil in the South Pole region. और ये जो इनेबिलिटी था नहीं इम्प्रिंट कर पाना सिंबल्स को, ये दर्शाता है जो प्रॉपर्टीज है लूनर सॉइल का साउथ पोल रीजन पे। क्या फीचर्स है लूनर सॉइल का, इट इज नॉट डस्टी बट रेदर लंपी, इंडिकेटिंग दैट समथिंग इज बाइंडिंग द सॉइल टुगेदर। ये डस्टी नहीं है बल्कि लंपी है, ये दर्शाता है कि कुछ जो सॉइल पे है जो कि बाइंड करके रखा है सॉइल को एक साथ। Lunar soil is a thick layer of regolith, fragmental and unconsolidated rock material that cover the entire lunar surface. और जो लूनर सॉइल है ये आपका थिक लेयर है रेगोलिथ, फ्रेगमेंटल और अनकॉन्सोलिडेटेड रॉक मटेरियल का, जो कि कवर कर रहा है इंटायर लूनर सरफेस को। लूनर सॉइल कंटेन नो ऑर्गेनिक मैटर। लूनर सॉइल जो है ये कंटेन करता नहीं है कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को। The discovery could have significant implication for future mission targeting lunar habitation and sustained human presence, especially in the context of potential water discovery in the region. और ये जो डिस्कवरी है उसका सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन पड़ेगा फ्यूचर मिशन के ऊपर भी, जो कि टारगेट करेगा लूनर हैबिटेशन को और सस्टेन ह्यूमन प्रेजेंस के समय पे, स्पेशली जब पोटेंशियल वाटर डिस्कवरी की बात आएगी इस रीजन पे। तब जो टेस्टिंग था इम्बलेप और लोगो इम्प्रिंट का, इसको कंडक्ट किया गया था लूनर सॉइल स्टूमुलेंट LSS के माध्यम से, जिसको क्रिएट किया गया था इसरो सैटेलाइट इंटीग्रेशन एंड टेस्ट एस्टेब्लिशमेंट इस साइट के द्वारा।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूएन बॉन्ड समिट। तो हम जानेंगे यूएन बॉन्ड समिट के बारे में। पहले भी इस टॉपिक हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। डेलीगेट एट यूएन कॉन्फ्रेंस एंड बॉन्ड हैव एडॉप्टेड अ न्यू ग्लोबल फ्रेमवर्क एम्ड एट रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल रिस्क एसोसिएटेड विद केमिकल एंड वेस्ट। तो जो डेलीगेट थे यूएन कॉन्फ्रेंस के बॉन्ड पे, उन्होंने अडॉप्ट किया है एक न्यू ग्लोबल फ्रेमवर्क को, जिसका मकसद है कि रिड्यूस किया जाए इन्वायरमेंटल रिस्क को जो कि एसोसिएटेड है केमिकल या वेस्ट से। ये जो फ्रेमवर्क है जिसको कि हम जानते हैं ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल के नाम से, ये इंक्लूड करता है 28 टारगेट को, जिसको डिजाइन किया गया है इनहेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट को केमिकल और वेस्ट का पूरे इनके लाइफ साइकिल के लिए। Bond declaration was adopted at this summit aiming to prevent exposure to harmful chemical, phase out the most generous one where appropriate, and enhance the safe management of such chemical where necessary. ये जो बॉन्ड डिक्लेरेशन है इसको अडॉप्ट किया गया इस समिट के दौरान, जिसका मकसद है प्रिवेंट करना एक्सपोजर को हार्मफुल केमिकल से, फेज आउट किया जाए जो सबसे ज्यादा डेंजरस है जो वहां पे अप्रोप्रिएट हो, और एनहेंस किया जाए सेफ मैनेजमेंट को इस टाइप के केमिकल के लिए जब भी आवश्यकता हो। ये जो डिक्लेरेशन है ये इंकरेज कर रहा है कंट्री को कि वो सपोर्ट करे ट्रांजिशन को सर्कुलर इकोनॉमी से डेवलप सब्स्टिट्यूट की ओर, और जो हार्मफुल केमिकल से सेफगार्ड किया जाए हेल्थ को, एनवायरमेंट को, रिड्यूस किया जाए वेस्ट को, और प्रमोट किया जाए रिसाइकलिंग एफर्ट को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2023 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एमआरएनए वैक्सीन। तो जो 2023 का नोबेल प्राइज है मेडिसिन के लिए एमआरएनए वैक्सीन का, इसके बारे में हम जानेंगे किनको दिया गया, इंपॉर्टेंट है। फिर एमआरएनए के बारे में सब कुछ डिटेल में समझेंगे। 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their research enabling the development of mRNA vaccine against COVID-19। तो 2023 का जो नोबेल प्राइज है फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए ये दिया गया आपका कैटेलिन कैरिको और ड्रू वेसिमैन को। उनका जो रिसर्च था जो कि दर्शा रहा था डेवलपमेंट को लेके एमआरएनए वैक्सीन को कोविड-19 के खिलाफ। तो किस चीज के लिए दिया गया एमआरएनए वैक्सीन के लिए, किनको दिया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमआरएनए के बारे में हम जान ले रहे हैं। एमआरएनए जो है वो स्टैंड करता है मैसेंजर आरएनए के लिए। ये आपका मॉलिक्यूल है जो कि कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से राइबोसोम के लिए सेल में, और इसका जो है उपयोग किया जाता है टेम्पलेट के रूप में प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। एमआरएनए वैक्सीन की अगर हम बात करें तो एमआरएनए वैक्सीन जो है एक टाइप है वैक्सीन का जो कि उपयोग करता है मैसेंजर आरएनए एमआरएनए का, ताकि इंस्ट्रक्ट किया जाए सेल को बॉडी पे कि वो प्रोड्यूस करे एक स्पेसिफिक वायरल प्रोटीन को, जैसे कि स्पाइक प्रोटीन हो गया आपका कोविड-19 वायरस के लिए। ये प्रोटीन ट्रिगर करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, मदद करता है बॉडी को कि वो बिल्ड करे इम्यूनिटी को वायरस के खिलाफ। अभी क्या है, नोटेबली जो एमआरएनए वैक्सीन है ये कंटेन नहीं करता है कोई भी लाइव या वीकेंड वायरस को, जो कि इसको सेफ बनाता है और इफेक्टिव टूल बनाता है रोकने के लिए इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि कोविड-19 को। क्या कंट्रीब्यूशन था कैटेलिन कैरिको और ड्रू वेसिमैन का, इसको भी हम जान लें। कैटलिन कैरिको और ड्रू वेसिमैन जो थे उन्होंने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है डेवलपमेंट में कोविड-19 एमआरएनए वैक्सीन का, जो कि फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन है। इसके पहले कैटलिन और वेसिमैन ने फाइंड किया था लैब ग्रोन जेनेटिकली इंजीनियर एमआरएनए को, रिकॉग्नाइज किया गया था कि जो फॉरेन पार्टिकल्स है बॉडी में डेंड्रिटिक सेल जिसको नर्व सेल कहते हैं, ये जो है अनवेक कर देते हैं अनवांटेड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को। कैरिको वेसिमैन ने रियलाइज किया कि जो आरएनए है मेमेलियन सेल का, ये ऑफन केमिकली मॉडिफाई किया जा सकता है, जबकि जो लैब क्रिएटेड एमआरएनए है उसमें कमी होती है इस मॉडिफिकेशन की। ये हाइपोथेसिस जो था जो कि मॉडिफाई कर रहा था बेसिस को लैब क्रिएटेड एमआरएनए पे, ये रिड्यूस कर रहा था इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को। इस एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म किया हाइपोथेसिस को कि जो बेस मॉडिफिकेशन है ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है इन्फ्लेमेशन को जब इसको इंट्रोड्यूस किया जाए अगर डेंड्रिटिक सेल पे। तो अब हम जानेंगे आरएनए और डीएनए में क्या अंतर है। तो जो सबसे डेडली वायरस जो कि कंटेन करता है आरएनए को, जो कि उनको एबिलिटी देता है चेंज करने के लिए, क्विकली रेप्लिकेट करने के लिए इजिली, और इन्फेक्ट करने के लिए वैरायटी ऑफ होस्ट को। दूसरी तरफ डीएनए जो है वो स्टेबल होता है, एरर फ्री होता है, और ये म्यूटेट नहीं करता आसानी से। प्रॉपर्टीज इनकी हम देख ले तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए, जबकि डीएनए जो है आपका वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। शुगर कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो आरएनए में राइबोस होता है, जबकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोस होता है। बेसिस आरएनए के लिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, जबकि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। तो आपका जो यूरेसिल है उसके जगह पे डीएनए में थाइमिन होता है। फंक्शन क्या है, तो एमआरएनए कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से राइबोसोम के लिए ताकि प्रोटीन का सिंथेसिस हो सके। ट्रांसफर करता है आरएनए टीआरएनए को, जो कि डिलीवर करता है एमिनो एसिड को राइबोसोम के पास। जो राइबोसोमल आरएनए होता है आरआरएनए, ये मदद करता है कैटेलाइज करने में प्रोटीन सिंथेसिस को। जबकि डीएनए में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो आरएनए कम स्टेबल है, जबकि डीएनए ज्यादा स्टेबल है। म्यूटेशन रेट बहुत ज्यादा हाई है आरएनए के केस में, जबकि ये आपका क्या है, लोअर म्यूटेशन रेट होता है डीएनए में। रेप्लिकेशन की बात करें तो नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, आवश्यकता होती है डीएनए टेम्पलेट की अगर रेप्लिकेट कराना है तो, जबकि डीएनए खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है तो ये आरएनए काम कर सकता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में कुछ वायरसेस के लिए, जबकि जो प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल होता है ऑर्गेनिज्म में वो डीएनए ही होता है।
दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.